हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपीपीटी का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है और अगर आपका एग्ज़ाम शिफ्ट 1 में था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे प्रश्नों के एकदम 100% करेक्ट आंसर्स आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आपने जो भी आंसर्स वहाँ लगाए हैं उनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। साथ ही साथ आपका जो भी स्कोर आए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं, ये शिफ्ट 1 का पेपर है और ये सेट ए है। सेट ए में जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था उसको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को कालानुक्रम सही क्रम क्या है। तो ये जो क्वेश्चन पहला पूछा गया था, इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला बनता है इल्तुतमिश पहले, उसके बाद खिलजी और उसके बाद शेरशाह सूरी और अकबर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही बनेगा वो 4-3-1-2। तो 4-3-1-2 का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर था बी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन था। तो इसमें जो संत दिए हुए हैं वो हैं तुकाराम। तुकाराम इसका सही आंसर था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे गए तो ये थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता के लिए ऑप्शन जो था वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए आपको जोड़े दिख रहे होंगे और इसमें अगर हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु। तो यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न, छठा प्रश्न पूछा गया, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए इसका सही था, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू किया गया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था, निम्न को मिलान करना है। तो देखिए मिलान की अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, यानी जो ऑप्शन 3 होगा वो होगा। उसके बाद अगला बनता है रामकृष्ण मिशन, तो ये विवेकानंद यानी 1 हो गया। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 2 हो गया। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले यानी 5 हो गया। 3-1-2-5। तो आपको जहां भी इसमें ऑप्शन में दिखेगा 3-1-2-5, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न था, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा जो किसने दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था 10th क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इसके बाद जो पद पे कौन विराजमान हुए थे वो थे ऑप्शन सी, यानी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। अगला एक और प्रश्न पूछा गया था, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये थी चिनाब नदी पर। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, बसंत विषुव होता है। तो ये देखिए दोस्तों 20 मार्च या फिर 21 मार्च, 2 दिन रहता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो 21 मार्च से दिख रहा होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो थी वो कॉपर यानी ऑप्शन सी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न पूछा गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा की बात करें तो ये सभी को ज्ञात होगा, असम के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो देखिए सब जानते हो गंगा तो इसका करेक्ट होगा ही, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये हिमालय से निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बनता है सेकंड और थर्ड, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी आंसर इसका करेक्ट था। इसके बाद अगला प्रश्न था, बैंक दर का अर्थ क्या है। तो देखिए बैंक दर की बात होती है, बैंक रेट वो होता है कि देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, यानी अगर हम भारत की बात करें तो आरबीआई है, इसको तय करती है। और आरबीआई के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर कहलाती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एकदम सॉरी, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था।
इसके बाद अगला हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया था यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि जो सीआरआर होता है उसको अगर घटा देता है तो सीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर उसको घटाता है तो यहाँ पर अपोजिट प्रभाव पड़ता है, यानी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न था इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है, अर्थव्यवस्था, वो कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगला इसमें प्रश्न पूछा गया था 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं। तो इसमें 100 रुपए का आपके नोट आपने देखा होगा, उस पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर था। अगला पूछा गया फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फेमा क्या है, एक एक्ट है, एक कानून है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी बी ऑप्शन एकदम सही आंसर था इसका। इसके बाद अगला प्रश्न था भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग राज्य सूची या कोई समवर्ती सूची लगा के आया है। तो देखिए अभी की अगर हम बात करें तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन समवर्ती सूची में शामिल करने की बात चल रही है। लेकिन अभी करंट में अगर हम बात करें तो राज्य सूची रहेगा। इसका ऑप्शन ए एकदम सटीक आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें, जैसे मूल अधिकार भाग 3 में आता है, मूल कर्तव्य अगर हम बात करें तो भाग 4 का में आता है, राजनीति राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में आते हैं। लेकिन इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 23वां प्रश्न जो पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये किससे संबंधित है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो आता है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका है। इसके बाद अगला बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अल्पसंख्यकों के हित की बात करें तो ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों को निहित किया गया है। तो अनुच्छेद 29 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो देखिए ठोस चालकों की अगर हम बात करें तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद साइंस का एक अगला प्रश्न पूछा गया प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या होती है, प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, यानी ऑप्शन सी होगा। प्रकाश वर्ष क्या दूरी का एक मात्रक होता है। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका आपको फार्मूला बताना है। तो देखिए CaOCl2 यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद अगला प्रश्न था 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता बतानी है, यानी 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें सोने का कितना प्रतिशत होता है। तो वो रहता है 75%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न था संतरे में बहुतायत में होता है। तो संतरे में क्या होता है, विटामिन सी होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। इसके बाद मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपसे ये पूछा गया था, इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन सी था 324। इसके बाद अगला 32वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन था और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 1000, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न था ये जो प्रश्न था इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन बी था 4 माइनस अंडर रूट 15। अगला 34वां प्रश्न की बात करें तो इसमें जो सही आंसर है वो है 16% घटी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न था जो औसत का एक प्रश्न पूछा गया था, इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी 37 वर्ष। ठीक है, 37 वर्ष ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। हिंदी में आपसे पूछा गया एकल का विलोम पूछा गया, तो एकल का होगा बहुल, यानी ऑप्शन ए। अगर हम बात करें दर्प की तो दर्प जो का पर्यायवाची पूछा गया, तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें मन को हरने वाला, तो मन को हरने वाला को क्या बोलते हैं, मनोहर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था गागर में सागर भरना, बहुत ही सिंपल मुहावरा है, थोड़े में बहुत कुछ कह जाना, यानी ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर था। शुद्ध बर्तनी की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन था वो था महत्वाकांक्षा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था।
पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा और इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आंसर्स सही थे। अगर बात करें 41 में, अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मैनी साइडेड पर्सनालिटी का अर्थ आपको बताना, तो यहाँ पर होगा अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन सी एकदम सही आंसर था। इसके बाद पीटी नेहरू इंजॉयड, और यहाँ पर आपको ऑप्शन था, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग राइटिंग बुक्स भी था, फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल इविल्स भी था, रेजिस्टेंस ट्रेनी भी था। इसमें आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। बहुत सारे लोग रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स लगा के आए थे, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें उनके इंटरेस्ट में इंजॉय करते थे, उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप पैराग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगला 44 क्वेश्चन था, सिनोनियम बताना था फेमस का, तो फेमस का होगा पॉपुलर, ऑप्शन सी। और अगर बात करें एंटोनियम ट्रांसपेरेंट की, तो इसका होगा ओपेक, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिनोनियम एंटोनियम पूछे गए थे। इसके बाद हिंदी व्याकरण में आ जाते हैं, जिसमें सॉरी रीजनिंग का स्टार्ट होता है। रीजनिंग में पक्षी विज्ञानी को पक्षी से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी यहाँ पर संबंध दिया गया है, तो नर विज्ञानी का किससे होगा, मानव से होगा, क्योंकि नर किसको बोलते हैं, मानव को बोलते हैं। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर था। इसका अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो इसमें बिल्कुल ऑप्शन सी सही था। इसके बाद अगला प्रश्न था जो कोडिंग का था, कोडिंग डिकोडिंग में आप देखेंगे तो इसमें जो देखिए कन्फ्यूजन कहाँ था, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, क्योंकि यहाँ पर यू और वी में अंतर आ रहा था, क्योंकि जो 6 लेटर था उसमें 2 का गैप आना था। तो इसका जो सही आंसर एकदम था वो था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर था। इसके बाद अगला था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें जो आंसर आपका आया था वो था बुआ, यानी ऑप्शन ए एकदम सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इसमें इसका जो सही आंसर था वो 5 जो है सोमवार इसमें आएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न है 51, इसका जो सही आंसर आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर था पटना, यानी जो लाइट हाउस परियोजना है वो पटना के अंदर क्रियान्वित नहीं की गई, बाकी अगरतला, रांची और चेन्नई सभी में की गई है। इसमें अगला में पूछा गया, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, रिलायंस जियो, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला था, बोल्ड परियोजना जो थी उसको हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये राजस्थान के अंदर किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था, वो था घाना, घाना को मिली है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री वो हैं शिरीष बंधना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला, उस भारतीय पहलवान का नाम जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा, ये हैं सुमित मलिक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न था, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली की गई, ये था हिमाचल प्रदेश की शिमला के अंदर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है, किसी भारतीय मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा 2019-20 के लिए यूडीआई SE+ शुरू किया गया, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 59 स्मार्टफोन निर्माता वीवो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, ये हैं विराट कोहली को, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर था इसका। अगला था, सुपेस जो ऐप है आधारित पोर्टल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, वो किस न्यायालय के द्वारा की गई है, ये सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। अगला, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं, ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम और जो है आपका बिहार, तो 5 राज्यों को टच करता है नेपाल, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। बीजिंग की बात करें तो चीन की, दिल्ली भारत की, ढाका बांग्लादेश, तो जो रह गया वो सांजोस। अगर आपको याद भी नहीं था तो आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा बतानी है, तो केंद्र शासित जो लक्षद्वीप है उसकी आधिकारिक भाषा है वो तमिल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न था, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा, तो देखिए लोकसभा में जो अधिकतम है वो है
550, पहले 552 होते थे। बहुत सारे लोगों ने अगर पुराना ध्यान रखा होगा तो 552 भी टिक किया होगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है 550 है। 2019 में संशोधन हुआ जिसमें 2 एंग्लो इंडियन जो ऐड किए जाते थे वो अब खत्म कर दिए गए हैं, यानी उनको अब नहीं नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 550 अधिकतम सीमा है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। अगला, सार्क के सदस्य नहीं है, तो सार्क देशों की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों जो है सार्क के सदस्य हैं। अगर नहीं है तो वो है म्यांमार, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, औरंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, किसका उत्सव है, तो ये केरल का उत्सव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगला, सूर्य के सबसे निकट नजदीक ग्रह बताना है, तो ये बुध। ऑप्शन डी। इसके बाद अगला, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है, तो प्रथम एशियाई जो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही था। इसके बाद अगला प्रश्न, ये आपका गद्यांश से संबंधित है, आपने इसको पूरा पढ़ा होगा और इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या क्या आंसर था। पहला था, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो विश्व में शांति की अगर बात करें तो ये था मानव जाति के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न था, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, तो वो है अहिंसा और प्रेम, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगला 73वां प्रश्न था कि जिसमें पूछा गया, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, अहिंसा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही था। अगले का, किसी भी राष्ट्र की स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व बताना है, तो इसका ऑप्शन जो था वो शांति, सुख और रचनात्मक, यानी डी ऑप्शन इसका सही था। नितांत शब्द के लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि भली बात ही होगा या बिल्कुल होगा, लेकिन नितांत यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे सेंटेंस को तो वहाँ पर आपको जो है सटीक आंसर मिलेगा, वो बिल्कुल मिलेगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला गद्यांश था, इसको आपने पढ़ा होगा और इसके जो सही आंसर हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 76 का जो ऑप्शन सही था वो था बी ऑप्शन, यानी प्रकृति प्राणी जगत। अगला था, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये किया है कि उसे मुक्ति मिली है, तो 77 का ऑप्शन सी सही था। ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। और अगला प्रश्न था 78, उसमें पूछा गया, विश्व के परिवार वत लगने का प्रमुख कारण क्या है, यातायात संचार साधनों का विकास। ऑप्शन ए सही था। हस्तमलक की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि एक तो पास में रखे आंवले की तरह, या फिर अगर हम बात करें इस सेंटेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सही आंसर जो मिलेगा डी मिलेगा, स्पष्ट एवं अनायास बोधगम्य। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला 80 क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया, वैज्ञानिक चिंतन की बात करें तो देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो वैज्ञानिक चिंतन की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा चिंतन हो सकता है, या फिर इसका थोड़ा डाउट है इसमें अगर बात करें तो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन भी हो सकता है। इस तरह से जो ऑप्शन है, लेकिन सी जो है मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर होगा। इसके बाद अगला हम बात करें 81 प्रश्न, इसमें जो ग्राफ का क्वेश्चन था ये थोड़ा सा बहुत सारे लोगों ने गलत अटेम्प्ट भी किया, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये अनुपात बेस्ड था। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि भूगोल के नंबर नहीं दिए या इतिहास के नहीं दिए। देखिए यहाँ पर क्या था, ये अनुपात दिया है आपको, वो भी पॉइंट में करके अनुपात दिया हुआ है, तो ये दोनों का अनुपात दिया है, और अनुपात जो दिया है वो इतिहास और भूगोल के अंकों का दिया है, यानी ऊपर आपको इतिहास अपॉन भूगोल का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको ये अनुपात है, अलग अलग संख्याएं नहीं दी हैं इन्होंने। तो इसका जो सही आंसर थे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सही आंसर रहे। अगर बात करें कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो देखिए अगर हम बात करें तो ज़्यादा अंक, देखिए इतिहास अपॉन भूगोल है ना, तो ज़्यादा अंक लाने के लिए आपको क्या होगा, वहाँ पर आपका अनुपात 1 से बड़ा आएगा। तो कितने लोगों का 1 से बड़ा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 का आया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भूगोल की इतिहास में सबसे ज़्यादा जो आपके अंक आए हैं वो कौन से में आए हैं, तो उसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो होगा 3, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने कहा जो है छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक कितने में आए हैं, तो कम अंक की बात की है तो देखिए कम कौन कौन से होंगे, जिसमें 1% से नीचे है, तो 1% से 1 से कम है 2 3 और 4, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 6, 1 2 3 6 ऑप्शन यानी बी वाला आपका सही आंसर था। इसके बाद 83 जो क्वेश्चन था, इसमें देखिए कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत आसान था, बस ग्राफ को समझना था,
और कुछ नहीं था। इसमें पूछा गया 3 और 4 के मध्य अंक के प्रतिशत बताने हैं भूगोल में। तो देखिए हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी है, सिर्फ हमें अनुपात दिया है। अनुपात से हम भूगोल या इतिहास का नहीं निकाल सकते। अगर हमें भूगोल या इतिहास में से किसी एक का पता होगा तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन डी इसका सही था। इसके बाद अगला प्रश्न था इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम का अंतर। देखिए अधिकतम 155, न्यूनतम 35.35। तो ये अगर आप माइनस करेंगे तो 1.20 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। इसके बाद जो आखिरी प्रश्न था इसमें 4 को भूगोल में 60 अंक मिले थे तो इतिहास में बताइए। तो देखिए अनुपात जो दिया हुआ है 4 का वो दिया हुआ है 1.25। ठीक है, 4 का जो दिया हुआ है 1.25, यानी अगर हम बात करें इतिहास अपॉन भूगोल, ठीक है, इतिहास अपॉन भूगोल की बात करें तो वो आपके पास है 1.25 अपॉन, अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 100 हो गया। अनुपात आ गया आपका 5/4। ठीक है, अनुपात आपका 5/4 है। अगर हम बात करें भूगोल के आपको दिए हुए हैं 60 नंबर, तो आपको इतिहास यानी हिस्ट्री के निकालने हैं। तो क्या करेंगे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये इनकी इससे गुणा होगी। हिस्ट्री के जो आएंगे आपके 75 आ जाएंगे। ठीक है, 75 आपके नंबर आ जाएंगे। यानी इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन सी था। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, बस समझने का फेर था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें। लेकिन हाँ, जब अगर इसको नहीं समझ पाए तो बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ा भी। और जो है इसमें टाइम टेकन इसीलिए था कि आपको समझने के ऊपर था। अगर जिसको एक बार में समझ में आ गया तो बहुत ही कम समय, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये पूरे 5 क्वेश्चंस हो जा रहे थे। अगला 86 और से 90 तक जो दिया है वो ग्राफ दिया है, बार डायग्राम है। बहुत ही सिंपल था, सिंपल ही, आपको कुछ नहीं करना। इसमें अगर आंसर्स की बात करूं तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष बताना है। तो इसका जो सही आंसर था वो था 2016-17, यानी ऑप्शन सी एकदम सही था। देखिए कैसे था, आप निकाल के देख सकते हैं। कच्चे ऊन में उत्पादन में उच्चतम वृद्धि की बात करें तो 16-17 के बीच जो अगर आप देखेंगे तो वो जो वृद्धि हुई है पिछले वाले वर्ष से, जैसे 16-17 ये है, और इसमें अगर आप यहाँ पर देखते हैं 16-17 में यहाँ पर देखिए इनके बीच वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है। अगर आप माइनस करके देखेंगे तो आपको वृद्धि सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद 87 जो प्रश्न था इसमें आपसे पूछा गया और इसका जो सही आंसर था 22.2। इसमें पूछा गया 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 के उत्पादन में कितना बढ़ गया है। तो पहले 4 का योग निकालेंगे, ठीक है, और अंतिम 4 का आप योग निकालेंगे। उनका पहले 4 का योग, अंतिम 4 का योग, उन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी वृद्धि आई है उसका प्रतिशत बनाएंगे तो वो आएगा 22.2%, यानी ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अगला था 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन। तो देखिए आपने 4 का योग किया था, उनको जोड़ लेंगे तो 8 वर्षों का योग आ जाएगा। उनका औसत आप निकालेंगे, यानी 8 से भाग करेंगे तो आएगा 62.5, यानी ऑप्शन 20 ऑप्शन सही था इसका। अगला था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में है। तो देखिए सारे वर्ष आपको दिख रहे होंगे और इसमें सबसे कम घटत किस में है। तो देखिए अगर आप बात करें तो जिस वर्ष में आपको जो दिख रहा है 2018-19 वो इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी में कुछ में आपको बढ़त दिख रही होगी, लेकिन यहाँ घटत की बात की है तो आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और जो ऑप्शंस आपके रह गए हैं उनमें चेक कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा हो रही है बढ़त। ठीक है, अगला 90 प्रश्न था, उसमें पूछा गया कि इनका अनुपात बताना था। 2014-15 और 19-20 के दौरान आपको कच्चे ऊन के उत्पादन का जो है अनुपात बताना था। अनुपात, सही अनुपात था वो ऑप्शन डी था इसका सही आंसर। ठीक है, 90 इसमें प्रश्न हो चुके हैं। फिर इसके बाद टेबल डी आई थी, यानी टेबल के क्वेश्चंस थे। टेबल के बहुत ही सिंपल थे, बस कैलकुलेशन बेस होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। इनके सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 91 जो क्वेश्चन था 91, इसका ऑप्शन ए सही था 2016। अगर हम 92-92 की बात करें तो 92 का भी ए ऑप्शन सही था 19.05। इसके बाद 93 की बात करें तो 93 का ऑप्शन सी सही था, यानी डी जो है इसका, सॉरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला बात करें 94 की, तो 94 में जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी 2019। इसके बाद 95 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी सही था। इसके बाद 96 की बात करें तो 96 में आपको ये प्रश्न दिया था और 96 का जो करेक्ट आंसर था वो था सितंबर, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगला 97 की बात करें तो 97 का भी ऑप्शन बी सही था 35 पॉइंट जो है 3। इसके बाद 98 की बात करें तो 98 का ऑप्शन 4 जो है करेक्ट था 1.04, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था।
99 का अगर अब बात करें तो 99 में ऑप्शन 3 यानी ट्रेड बुल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। और एट लास्ट जो है 100 जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर था वो ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए 57.82। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सारे जो क्वेश्चंस देखे जो शिफ्ट 1 में आपसे पूछे गए थे उनके एकदम सटीक आंसर्स मैंने आपको बताए हैं। आप अपनी आंसर की से इसको मैच कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और जो भी प्रश्न आपके सही हुए हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। जल्द ही मैं इस पे कट ऑफ पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, एकदम सटीक कट ऑफ आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, लेखपाल का होगा या जूनियर असिस्टेंट का होगा, जो जितनी वैकेंसी आने वाली है उनके लिए कितनी जो कट ऑफ है वो पर्याप्त रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप एक बार एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।